गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर सक्सेस कोचिंग सेंटर। हम लोग बात कर रहे थे वेक्टर का, जिसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो चुका था। आज बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है कि पार्टिकुलर किसी भी एक वेक्टर का अगर हम इस फिगर में देखें, वेक्टर ए बी ले रहे हैं, ए टू बी, किसी भी एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे लाइन के अलोंग क्या होता है। जैसे किसी एक वेक्टर का इफेक्ट अगर दूसरे लाइन के अलोंग निकालना हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। अगर वह लाइन वेक्टर के लाइन को छोड़ करके होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे वेक्टर ए बी लिए हैं तो ए बी लाइन को छोड़ करके हम दूसरे किसी भी लाइन में इसका इफेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसमें पार्टिकुलर x1 और x2 एक लाइन लिया गया है, इसके अलोंग वेक्टर ए बी का इफेक्ट निकालना है। तो ये जो इफेक्ट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। तो क्या होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफाइन टू ऑब्टेन इफेक्ट ऑफ द वेक्टर इन द डायरेक्शन अदर देन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। क्या कहा गया है कि यह एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो इफेक्ट ऑब्टेन करने के लिए बनाया गया है। इफेक्ट मतलब किसका आता है, एक वेक्टर का इफेक्ट लेना है, किस डायरेक्शन में लेना है, तो जो भी डायरेक्शन वेक्टर का होगा उसके अलावे अदर देन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पे देखा जाए कि वेक्टर आर ए टू बी है और इसका जो इफेक्ट है लाइन x1 और x2 के अलोंग वह CD है, तो इस CD को हम लोग क्या कहेंगे कि इफ AB रिप्रेजेंट द वेक्टर देन CD रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ AB along द लाइन x1 x2। मतलब क्या हो गया कि AB अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, AB अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो CD जो है वह इस वेक्टर का इफेक्ट है किस लाइन में, x1 x2 लाइन में। तो यह क्या हो गया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मतलब इसमें क्या कर रहे हैं कि किसी पार्टिकुलर एक वेक्टर का हम लोग इफेक्ट निकाल रहे हैं, दूसरे लाइन में जो भी लाइन दिया रहेगा उसके अलोंग जो भी वैल्यू आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी ये जो प्रोसेस हो गया इफेक्ट निकालने का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। किसी वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा? जैसे कि रिजोल्यूशन में क्या देखा गया कि किसी भी एक वेक्टर का दूसरे लाइन के अलोंग जो इफेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और उस इफेक्ट का जो वैल्यू होगा, जो अमाउंट होगा, वह क्या कहलाता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहलाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में कि द लेंथ ऑन द लाइन इंटरसेक्टेड बाय परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम हेड एंड टेल ऑफ द वेक्टर ऑन द लाइन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग द लाइन। जैसे कि किसी भी वेक्टर का अगर कंपोनेंट निकालना है तो उस वेक्टर के हेड और टेल, उस वेक्टर के हेड और टेल से हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो एक हेड से आएगा और दूसरा टेल से आएगा। ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस उस लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, जो वह लाइन होगा, जो भी लाइन हम लोग लेंगे, जैसे पिछले फिगर में लिए थे x1 x2 एक लाइन था जिसमें CD क्या था, उस वेक्टर AB का इफेक्ट था। तो वह CD का जो वैल्यू होगा, हम लोग एक बार फिर से उस फिगर को देख सकते हैं, वहाँ पे देखा जा सकता है कि क्या है, CD का जो वैल्यू होगा वह AN के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि CD जो है वह क्या है, कंपोनेंट है वेक्टर AB का। लेकिन इसका वैल्यू अगर फाइंड आउट करना हो तो हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, AN का। क्यों? क्योंकि AN का एक ट्रायंगल में आसानी से वैल्यू निकाला जा सकता है। वह ट्रायंगल कौन सा होगा, ABN। ABN एक ट्रायंगल बनाया हुआ था, किस ढंग का था, जैसे देख लिया जाए कि यह क्या था, यह एक वेक्टर था जो पॉइंट A टू पॉइंट B था। ठीक, और यह एक लाइन था x1 x2। ठीक, इससे हम लोग क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, हेड और टेल से हम लोग क्या किए,
परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ वह पॉइंट क्या हुआ, सी डी। तो सी डी क्या हो गया, इस ए बी का कंपोनेंट है, और इस कंपोनेंट का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, ए एन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यह क्या है, थीटा एंगल है। तो यह क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया ए बी एन। ए बी एन एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें अगर हमें ए एन का वैल्यू निकालना हो, जबकि इसका हाइपोटेनस दिया हुआ है आर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो गया, ए एन बाई हाइपोटेनस ए बी। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू ए एन बाई ए बी इक्वल टू ए एन। तो ए एन का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सी डी के बराबर है। तो ए एन इक्वल टू सी डी लिख दिए और ए बी को एज यूजुअल छोड़ दिए, जैसे था वैसे रहने दिए। अब क्या हो जाएगा कि सी डी का अगर वैल्यू लिखना होगा तो सी डी यहाँ पे ऊपर में है, तो सी डी का वैल्यू जो होगा वो ए बी इंटू कॉस थीटा। तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। और ए बी, तो ए बी क्या हो गया, ए बी एक वेक्टर है, तो क्या इसका वैल्यू कितना है, आर। तो सी डी इक्वल टू क्या हो गया, आर कॉस थीटा। ठीक, तो हियर हम कह सकते हैं कि सी डी इज कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग द लाइन x1 x2। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम लोग बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें क्या आएगा, दोनों आ जाएगा कि मेरा रिजोल्यूशन क्या है और कंपोनेंट क्या है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, एक कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए हैं जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। यह क्या हो गया, एक्स एक्सिस लाइन है, और यह क्या हो गया, वाई एक्सिस लाइन है, जिसका ओरिजिन क्या है, ओ है। अब ओ से पॉइंट पी तक एक वेक्टर है आर। ओ से पॉइंट पी तक क्या है, एक वेक्टर है आर, जो एंगल थीटा पे है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि आखिर यह वेक्टर का अगर हम रिजोल्यूशन करते तो क्या आता, ओ सी एक कंपोनेंट आता। क्यों आता, क्योंकि ओ इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, पी इसका फाइनल पॉइंट है। तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट, हेड और टेल दोनों से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स एक्सिस एक ऐसा लाइन है जिसके एलोंग हमें क्या करना है, इफेक्ट निकालना है वेक्टर आर का। तो इफेक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं कि हेड और टेल दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो पॉइंट पी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एक्स एक्सिस से, वह पॉइंट सी पे आया, और ओरिजिन से यहाँ पे टेल है, ये दोनों पॉइंट कॉमन है, यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं होगा, यही पॉइंट रहेगा। तो वेक्टर पी का मतलब वेक्टर आर जो है यहाँ पे ओ से पी तक एक वेक्टर है जिसको आर बोलते हैं। तो वेक्टर आर का इफेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग क्या आया, ओ से सी, और ओ सी को क्या बोलेंगे, एक्स कंपोनेंट कह सकते हैं, या फिर आर एक्स से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम दूसरे लाइन लेते हैं, एक वाई एक्सिस को अगर लेते हैं, तो वाई एक्सिस के अलोंग अगर हम इस वेक्टर आर का कंपोनेंट देखना हो या इसको रिजॉल्व करना हो, रिजोल्यूशन निकालना हो, तो क्या करते हैं, इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट किया, और फिर इसके टेल से, तो यहाँ पे यही पॉइंट रह जाएगा ओरिजिन। तो यह क्या हो गया, ओ से डी तक जो इफेक्ट आया, यह इफेक्ट किसका आया, वेक्टर आर का, किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वाई कंपोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो कंपोनेंट आया, क्या क्या आया, एक एक्स कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, दूसरा वाई कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के अलोंग होगा। जो एक्स कंपोनेंट है उसे आर एक्स से रिप्रेजेंट किए हैं, जो वाई कंपोनेंट है जो वाई एक्सिस के अलोंग है उसे हम आर वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होगा, एक्स कंपोनेंट किसको कहेंगे, तो द लेंथ ऑन एक्स एक्सिस इंटरसेक्टेड बाय परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम हेड एंड टेल ऑफ द वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। क्या कहा गया, द लेंथ लेना है किस पे, ऑन वाई एक्स सॉरी ऑन एक्स एक्सिस पे, ठीक है, इंटरसेक्टेड बाय परपेंडिकुलर्स कह सकते हैं, परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम हेड एंड टेल, जो हेड और टेल से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, इस दोनों के कारण जो इंटरसेक्ट हुआ, जो भी ये लाइन इंटरसेक्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक, ओ से लेकर के सी तक, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, यह जो लाइन आया जिसका वैल्यू ओ से सी है, यही लाइन क्या हो जाएगा मेरे लिए, एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, किसके अलोंग,
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, तो सपोज कर लेते हैं कि इन ट्रायंगल OPC कहाँ पे है, OPC, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि पॉइंट सी पे 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे क्या है, थीटा ले रहे हैं जो कि क्या है, एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर आर का इंक्लाइनेशन है। तो हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल OPC में क्या होगा कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो जाएगा, OC, यहाँ पे बेस दिख रहा है, OC क्या हो जाएगा इसका, बेस बाय हाइपोटेनस, तो O से लेकर के P तक। तो OC क्या है, OC जो है वह x कंपोनेंट है और x कंपोनेंट को RX से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OC की जगह पे RX और OP की जगह पे क्या हो जाएगा, R। तो हमें क्या निकालना है, RX निकालना है, क्योंकि यह क्या है, x कंपोनेंट है। तो RX इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं कि यह जो RX आया यह क्या वैल्यू आया, R इंटू कॉस थीटा, और यह किसका वैल्यू है, x कंपोनेंट का। किसका है, x कंपोनेंट का। किसके लिए x कंपोनेंट है, तो वेक्टर r का। ठीक, इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं कि इस ट्रायंगल में अगर हमें y कंपोनेंट निकालना हो तो y कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। एक बार फिगर को फिर से देखते हैं कि फिगर में क्या है। तो y कंपोनेंट जो है यह ry है। ry किसके बराबर है, o से लेकर के d तक। ठीक, अगर हम o से d का वैल्यू अगर देखें तो ये एग्जैक्टली p से c के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह क्या है, x एक्सिस पे y एक्सिस है, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस आपस में 90 डिग्री पे होता है, और ये भी क्या है कि परपेंडिकुलर डाला हुआ है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। दूसरा कि ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री पे है और ये ऑलरेडी 90 डिग्री पे होता है y एक्सिस के साथ। तो फिर क्या हो जाएगा कि OD का जो वैल्यू होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा PC के। तो हम लोग अगर इस ट्रायंगल में OPC में परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं P से C, तो इसका जो वैल्यू होगा वह OD के बराबर होगा, और OD का जो वैल्यू होता है वह y कंपोनेंट कहलाता है। तो हम परपेंडिकुलर निकालने के लिए ट्रिगोनोमेट्री का कौन सा फंक्शन लेते हैं, तो साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा में क्या हो जाएगा कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि PC बाय हाइपोटेनस की जगह पे क्या हो जाएगा, OP। इस तरह से हम लोग इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं y कंपोनेंट का। देखते हैं कैसे आएगा। तो क्या होगा y कंपोनेंट में कि द लेंथ of y-axis intersected by perpendicular drawn from head and tail of the vector on y-axis is called y component of the vector। वैसा ही है, मतलब फिगर क्या था कि इस तरह का एक ट्रायंगल बना हुआ था, याद है फिगर, एक बार फिर से देख लीजिएगा। P R C पॉइंट D, ये x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट, ये थीटा है। तो इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, अगर हम y कंपोनेंट की बात करें तो OD के इक्वल है, और OD का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली PC के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस ट्रायंगल OPC में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वह किसके बराबर होगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि PC बाई OP। PC का जो वैल्यू होगा वह OD के बराबर होगा, तो OD बाई OP, और OD का जो वैल्यू होगा वो y कंपोनेंट बाई R, यानी कि जो वैल्यू होगा इस वेक्टर का तो R लिख सकते हैं। तो फाइनली क्या आया कि RY का जो वैल्यू आया वह R इंटू साइन थीटा आया है। यह क्या हो गया मेरा y कंपोनेंट, इसे हम क्या कह सकते हैं, y कंपोनेंट। तो बात समझ में आ गया कि हमें किसी भी वेक्टर का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक ट्रायंगल बना लेंगे, वह राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि हमें जब भी इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, मतलब जो भी हमें लेंथ चाहिए वह कैसा होता है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ होता है किसके, हेड और उसके टेल से। तो ऑब्वियसली कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम साइन थीटा और कॉस थीटा का यूज करके हम उसका y कंपोनेंट x कंपोनेंट ये दोनों भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स का। किसका, कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स। अभी तक जो हम लोगों ने देखा वह क्या देखा कि किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे लाइन के अलोंग निकाल रहे थे। मतलब कोई भी वेक्टर है उसका वैल्यू अगर निकालना हो, इफेक्ट निकालना हो किसी दिए हुए लाइन के अलोंग,
तो हम क्या करते थे, साइन थीटा और कॉस थीटा का यूज करके हम उससे एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट या जो भी लाइन दिया रहता था, जो भी रेफरेंस एक्सिस दिया रहता था, उसके एलोंग हम उस वेक्टर का कंपोनेंट निकाल लेते थे। अब हमें क्या करना है, कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स में क्या देखना है, ये उसका उल्टा है। उल्टा क्यों है, क्योंकि हमें कंपोनेंट्स पहले से पता है और उस कंपोनेंट्स के हेल्प से हमें एक वेक्टर को फाइंड आउट करना है जिस वेक्टर का वो कंपोनेंट होगा। तो हमें क्या करना है कि जो भी कंपोनेंट्स दिया रहेगा उसके हेल्प से एक वेक्टर बनाना है। तो हमें कंपोनेंट्स क्या एक ही कंपोनेंट से हो जाएगा? नहीं, किसी भी वेक्टर को बनाना है तो हमें उसके लिए एटलीस्ट 2 कंपोनेंट्स चाहिए। ठीक, उस दोनों कंपोनेंट्स के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो क्या करना है, इसमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले तो जो भी 2 कंपोनेंट दिया रहेगा उसे लिख लेना है। तो हम यहाँ पे मान लिए कि मेरे पास 2 कंपोनेंट है, एक ए बी और दूसरा कंपोनेंट है सी डी। ए बी जो है वह वाई ए और वाई बी के एलोंग है, जबकि सी डी जो है वह एक्स सी और एक्स डी के एलोंग है। ठीक, मेरे पास कितना कंपोनेंट हुआ, 2 कंपोनेंट। ए बी जो कि ए से लेकर के बी तक है, जो किस लाइन में है, वाई ए और वाई बी के लाइन में है, और सी डी एक दूसरा कंपोनेंट है जो एक्स सी और एक्स डी के लाइन में है। इस दोनों कंपोनेंट के हेल्प से हमें एक वेक्टर मिला पी क्यू। यह कैसे मिला, तो हमें क्या करना रहता है, जो भी कंपोनेंट है उसके स्टार्टिंग पॉइंट और उसके फाइनल पॉइंट, इस दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हम पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, दूसरा पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ठीक, फिर क्या किए, दूसरा जो कंपोनेंट दिया हुआ है इसके भी स्टार्टिंग पॉइंट और इसके भी फाइनल पॉइंट से क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये चारों परपेंडिकुलर हो गया। अब इस दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट का जो परपेंडिकुलर्स है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, फिर दोनों कंपोनेंट का जो फाइनल पॉइंट का जो परपेंडिकुलर्स है उस दोनों पॉइंट का, उस दोनों स्ट्रेट लाइन का भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। तो मेरे पास कितना इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिला, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिला P एंड Q। इस दोनों पॉइंट पे जो भी परपेंडिकुलर्स था वो इंटरसेक्ट कर गया। इस दोनों पॉइंट को मिला करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, और यह स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर। और किसके हेल्प से बना, तो जो मेरा कंपोनेंट्स दिया हुआ था, ए और ए बी एक कंपोनेंट था और दूसरा कंपोनेंट सी डी था, इस दोनों कंपोनेंट्स के हेल्प से हमें एक वेक्टर मिला, वह क्या मिला, आर मिला। तो हम क्या कैसे लिखेंगे, कैसे समझ में आएगा, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है कि टू कंस्ट्रक्ट द वेक्टर विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स एटलीस्ट 2 कंपोनेंट्स आर नीडेड। हमें किसी एक वेक्टर को अगर बनाना हो उसके कंपोनेंट्स के हेल्प से, तो हमें कम से कम 2 कंपोनेंट्स चाहिए। ठीक, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ऑन स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट्स, मतलब स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट्स। ठीक है, एंड पॉइंट भी कह सकते हैं इसको। तो स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट से हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करना है। ठीक, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स है किसका, ऑफ द परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट द वेक्टर। जो भी परपेंडिकुलर्स है उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं एक स्ट्रेट लाइन से, तो वह मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स में कि हमें कंपोनेंट्स के हेल्प से एक वेक्टर का फॉर्मेशन करना है, और जब कंपोनेंट्स के हेल्प से वेक्टर का फॉर्मेशन करना है तो एटलीस्ट 2 कंपोनेंट्स चाहिए। जो भी 2 कंपोनेंट्स चाहिए उस दोनों कंपोनेंट्स के स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट्स, दोनों पॉइंट से हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करना है। जो परपेंडिकुलर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएगा उसे क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करा देना है। उस स्ट्रेट लाइन्स के कारण जो भी रिप्रेजेंट होगा वह क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, आसानी से समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, 2 कंपोनेंट लेते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक, एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट लिए वो आर एक्स लिए, जिसका वैल्यू क्या है, ओ से सी तक का वैल्यू है। ठीक है, आर एक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट है और इसका वैल्यू क्या है, ओ से लेकर के सी तक है,
और दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस पे लिए जो आर वाई है, और इसका कंपोनेंट का वैल्यू क्या है, ओ से लेकर के डी तक। मतलब आर एक्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट ओ है, और इसका जो फाइनल पॉइंट है वो पॉइंट सी है। फिर उसी तरह जो आर वाई का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वह पॉइंट ओ है, और इसका जो फाइनल पॉइंट है वह क्या है, पॉइंट डी है। हमें दो कंपोनेंट मिला, एक ये मिला आर एक्स वाला, और दूसरा क्या मिला, आर वाई वाला। दो कंपोनेंट मिला। इस दोनों कंपोनेंट के हेल्प से हमें एक वेक्टर का फॉर्मेशन करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसके स्टार्टिंग पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो यह एक स्ट्रेट लाइन जो है ओ सी, यह किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो वाई एक्सिस होगा। तो एक तो हो गया, जो स्टार्टिंग पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा एक्सिस होगा, वाई एक्सिस। इसके फाइनल पॉइंट जो पॉइंट सी है, यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो यहाँ का जो परपेंडिकुलर होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन उस पे नहीं होगा। तो क्या होगा, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, हो सकता है ये परपेंडिकुलर आगे तक गया हो, ठीक। उसके बाद फिर क्या किए, जो y कंपोनेंट है इससे इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो स्टार्टिंग पॉइंट O पे क्या किए, एक कंपोनेंट, तो y एक्सिस पे है, इसका परपेंडिकुलर जो होगा वो x एक्सिस होगा। मतलब यह खुद आपस में एक परपेंडिकुलर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस और y एक्सिस, और इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। इसका जो फाइनल पॉइंट है D, यहाँ से एक परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट किए, तो परपेंडिकुलर कहाँ से गया, यह पास किया पॉइंट P से होकर के। मतलब पॉइंट C पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, पॉइंट D पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये दोनों क्या है, दो कंपोनेंट के फाइनल पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या, ओरिजिन है। तो इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया, पॉइंट P आया। तो हमने क्या किया कि ओरिजिन को पॉइंट P से, मतलब यहाँ का एक इंटरसेक्शन पॉइंट और एक परपेंडिकुलर्स का यहाँ का इंटरसेक्शन पॉइंट्स, दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को क्या किए, मिला दिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाने के बाद जो स्ट्रेट लाइन आया, यह स्ट्रेट लाइन एक रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मेशन कर रहा है, जो दो कंपोनेंट के हेल्प से बना है, आर एक्स और आर वाई के हेल्प से बना है। अब यहाँ पे जो आर वाई का कंपोनेंट का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली पी सी के बराबर होगा। मतलब ये वैल्यू जो होगा वो आर वाई के बराबर होगा। अब हमें क्या करना है, आर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, आर क्या है, एक वेक्टर आया, तो वेक्टर तो इसका डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन हम फाई मान लिए, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वह आर मान लिए। तो आर का जो वैल्यू निकालना पड़ेगा वह कैसे निकालेंगे, तो हमें दो वैल्यू तो दिया हुआ, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर्स दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस निकल जाएगा। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए ट्रायंगल ओ पी सी में क्या करना पड़ेगा, ओ पी का स्क्वायर, मतलब जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर इक्वल टू बेस, तो बेस क्या है, ओ सी, ओ से लेकर के सी तक, तो ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ओ से लेकर के डी का स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम ओ डी की जगह पे चाहे तो पी सी का भी स्क्वायर कर सकते हैं। किसका स्क्वायर कर सकते हैं, पी सी का स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने जो ट्रायंगल लिया वह ओ पी सी लिए, और पी सी का जो वैल्यू है, जो P से C का जो वैल्यू है वह OD के बराबर है, और OD का जो वैल्यू है वह RY के बराबर है। तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो फाइनली हमें R का वैल्यू चाहिए, तो रूट अंडर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, जो भी कंपोनेंट दिया हुआ था 90 डिग्री वाले पे, एक एक्स एक्सिस पे और दूसरा वाई एक्सिस पे, दोनों का क्या कर दिए, स्क्वायर करके ऐड कर दिए, और जो भी आएगा उसका रूट निकाल लिए। यह वैल्यू किसका देगा, आर का वैल्यू देगा। मतलब यह जो वेक्टर आया पी ओ से लेकर के पी तक, इसका मैग्नीट्यूड आया, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड। लेकिन वेक्टर में तो दोनों होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो हमें इसके इंक्लाइनेशन को निकालना है। तो इंक्लाइनेशन को निकालने के लिए क्या किए, tan फाई का यूज कर लिए। तो tan फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए परपेंडिकुलर, तो P से C, तो परपेंडिकुलर क्या लिख सकते हैं, PC बाई OC, और PC का जो वैल्यू होगा वह OD के बराबर होगा, तो OD बाई OC लिख सकते हैं। फिर OC का जो वैल्यू होगा वह OD का जो वैल्यू होगा वह RY के बराबर होगा, और OC का जो वैल्यू होगा वो RX के बराबर होगा। तो फाइनली क्या आया, फाई जो आएगा वो tan इनवर्स RY बाई RX आया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो भी वेक्टर बना, जो कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स है दो कंपोनेंट के हेल्प से बना, उसका मैग्नीट्यूड क्या आया, R इक्वल टू रूट अंडर आर एक्स स्क्वायर प्लस RY का स्क्वायर। जो इसका एंगल आया वो क्या आया, tan इनवर्स RY बाई RX।